हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम हिंदी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक विराम चिन्ह के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे। तो ये जो हिंदी की क्लासेस आपकी चल रही है वो सीजी व्यापम, सीजीपीएससी एडीओ, शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके पहले हमने ध्वनि वर्णमाला की क्लास कंप्लीट कर ली है, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और इस क्लास में आपको विराम चिन्ह की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और जिन्हें भी इन सभी की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है उसमें आपके विराम चिन्ह के हमने सभी प्रश्न को लिया है। अगर इस क्लास को आपने देख लिया तो विराम चिन्ह से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह या फिर उपविराम? तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आप सभी को पता होगा, क्योंकि जो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका पूर्ण विराम का चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, और इस चिन्ह का प्रयोग जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप सिर्फ विस्मयादि बोधक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह में इसका उपयोग नहीं कर सकते। बाकी जितने भी वाक्य होंगे उन सभी में आप पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार जो अल्प विराम का चिन्ह है वो इस प्रकार से होता है, और जो पूर्ण विराम है उसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, और जो विवरण चिन्ह है उसे इस प्रकार से लिखा जाता है, और जो उपविराम चिन्ह है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो आई होप इन सभी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो ये एक नहीं है, ये पूर्ण विराम है, इस प्रकार से है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो विस्मयादि बोधक है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, और ये जो है ऑप्शन नंबर बी में है उसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं, लाघव चिन्ह। और जो ये है ऑप्शन नंबर डी में, इसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। ये प्रिंट मिस्टेक हो गया है, तो ये एक नहीं है, पूर्ण विराम ही है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उसे हम कहते हैं अर्ध विराम। एक होता है आपका अल्प विराम जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, और एक आपका होता है अर्ध विराम जिसे आप इस तरीके से लिखते हैं। और जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उसे हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। ये आपका है निर्देशक चिन्ह। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ये आपका निर्देशक चिन्ह हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप इसमें देख सकते हैं, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम या फिर लाघव चिन्ह? तो मुझे बाहर जाना है ये आपका चिन्ह है एक पूर्ण विराम का चिन्ह, और प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है इस प्रकार से, अल्प विराम का चिन्ह होता है इस प्रकार से, और लाघव चिन्ह जो आपका होता है वो इस प्रकार से होता है। तो इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भी विराम चिन्ह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राम अयोध्या के राजा थे, इसमें कौन सा चिन्ह पूछा गया है यह आपको बताना है। अल्प विराम, पूर्ण विराम, हंस पद या फिर रेखिका? तो इसमें भी आपका ये जो चिन्ह है वो पूर्ण विराम के अंतर्गत आता है, और आपका अल्प विराम होता है वो इस प्रकार से होता है, और हंस पद जो होता है, हंस पद को ही हम त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। ये दोनों एक ही नाम है, मतलब कि इसका जो अलग नाम है वो हंस पद के अलावा त्रुटि बोध भी है। और इसका प्रयोग हम, जैसे कि हम कोई वाक्य लिख रहे हैं उसमें कोई वाक्य छूट जाता है तो उसके ऊपर हम इस प्रकार से चिन्ह लगाकर ऊपर में लिखते हैं, उसे हम त्रुटिबद्ध या फिर हंस पद चिन्ह कहते हैं।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह या फिर पूर्ण विराम। तो जहां पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले उसे हम पूर्ण विराम के द्वारा समाप्त करते हैं, जो कि इस प्रकार से होता है। और आपका इसमें योजक चिन्ह जो है उसका प्रयोग जो दो बराबर प्रकार के जो शब्द होते हैं उसके लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। फिर आपका है जो उद्धरण चिन्ह है उसका प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं, और एक होता है उद्धरण का चिन्ह इस प्रकार से। जैसे कि किसी इम्पोर्टेंट शब्द को हमने यहाँ पर लिखा, जैसे कि वाक्य ही है, इसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। और अल्प विराम जो है वो उसे आप इस प्रकार से लिखते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक या फिर कोष्ठक। तो जो समानार्थी शब्द होते हैं, मतलब कि सेम प्रकार के जो शब्द होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं मान, मर्यादा, तो इसे आप इस प्रकार से लिखेंगे, इसका जो चिन्ह होता है वो योजक चिन्ह होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह। वैसे ही अल्प विराम के बारे में आप सभी को पता है, अर्ध विराम इस प्रकार से होता है और जो कोष्ठक है वो इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, संज्ञा की द्विरूपति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? अवतरण, योजक, कोष्ठक या फिर निर्देशक। संज्ञा की जो द्विरूपति होती है उनके बीच कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योजक चिन्ह। जैसे कि घर, घर, इसमें हम योजक चिन्ह का उपयोग करेंगे। मतलब कि जो संज्ञा की द्विरूपति है उसका जो मतलब होता है वो होती है एक ही संज्ञा का जो प्रयोग है वो दो बार होता है, तो इसे हम संज्ञा की द्विरूपति कहते हैं। तो इसका जो उपयोग होगा वो होगा योजक चिन्ह। इसी प्रकार जो अवतरण चिन्ह है उसका प्रयोग हम किसी शब्द को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जो इस प्रकार से जो शब्द होते हैं उसे अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह कहते हैं। फिर जो कोष्ठक है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, किसी शब्द को स्पष्ट या फिर कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए हम कोष्ठक का इस प्रकार से उपयोग करते हैं। और जो निर्देशक चिन्ह होते हैं उसका प्रयोग हम शीर्षक के आगे या फिर उदाहरण के बाद इसका प्रयोग करते हैं। और जो निर्देशक का चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, ये योजक चिन्ह से बड़ा होता है और योजक चिन्ह जो होता है वो इससे छोटा होता है। तो इस प्रकार से ये होता है। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह। और जो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा विकल्प चिन्ह। विकल्प चिन्ह, हर एक चिन्ह के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है बिल्कुल डिटेल से, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये क्लास मिल सके। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये आपका हो जाएगा पूर्ण विराम चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपका हो जाएगा अल्प विराम चिन्ह। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? यह आपका हो जाएगा अल्प विराम चिन्ह, और यह आपका हो जाएगा लाघव चिन्ह, और यह आपका हो जाएगा अर्ध विराम चिन्ह, यह आपका हो जाएगा पूर्ण विराम चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम या फिर योजक। तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। और अल्प विराम का चिन्ह होता है इस प्रकार, पूर्ण विराम आपका होता है इस प्रकार, और योजक चिन्ह आपका होता है इस प्रकार। फिर नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह हो जाएगा, ये आपका विस्मयादि बोधक, और ये आपका हो जाएगा अर्ध विराम चिन्ह। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, यह आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, और इसे आप कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, यह आपका अल्प विराम चिन्ह होता है, और यह आपका पूर्ण विराम चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ओह
खाली स्थान बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यह आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है, यह आपका योजक चिन्ह है, यह आपका प्रश्नवाचक और यह आपका है अल्प विराम। तो ओह बहुत कठिन समय आया है, इसमें आप कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ओह यहाँ पर बहुत कठिन समय आया है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अरे वाह, खाली स्थान आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? विस्मयादिबोधक, अर्धविराम, दोहरा अवतरण या फिर प्रश्न चिन्ह। तो अरे वाह, इसमें भी आप विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। और दोहरा अवतरण जो होता है वो इस प्रकार से होता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी को पता है, अर्धविराम आपका इस प्रकार से होता है। फिर नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, अर्धविराम या फिर अल्प विराम। तो जो मनोविकार सूचक शब्द, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में जिसका प्रयोग होता है वो होता है विस्मयादिबोधक, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। जैसे कि ओ मेरा सिर फटा जा रहा है, तो इसमें जो है इस प्रकार से शब्द का आप प्रयोग करेंगे, इस प्रकार के चिन्ह का आप प्रयोग करेंगे, तो इसीलिए इसमें आंसर जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हे भगवान मेरी रक्षा करो, इसमें आपको कौन सा चिन्ह लगाना होगा? विस्मयादिबोधक, क्रिया, सर्वनाम या फिर संज्ञा। तो इसमें जो लग जाएगा वो हो जाएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। हे भगवान के आगे आप लगाएंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह या फिर तिर्यक चिन्ह। तो किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं अधोरेखा चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, और अधोरेखा जो चिन्ह है वो हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? जो निर्देशक चिन्ह होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भी जो वाक्यांश होते हैं, जैसे कि समानार्थी शब्द होते हैं, उसके बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। तो ये आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कोष्ठक में विराम चिन्ह का नाम आपको बताना है, योजना विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या फिर निर्देशक चिन्ह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्ध विराम। ये आपके अर्ध विराम का चिन्ह है, तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं ये किस प्रकार का चिन्ह प्रयुक्त होता है? विवरण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह या फिर संयोजक चिन्ह। तो ये जो आपका हो जाएगा इसे आपका कहा जाता है तुल्यता सूचक चिन्ह। ये जो बराबर का जो चिन्ह है उसे हम तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है वो किसी गणित की तुल्यता को सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी भी शब्द को लिखते हुए इक्वल का साइन जब लगाते हैं तो इसे आपका तुल्यता सूचक चिन्ह कहा जाएगा। जैसे कि आप अगर 3 + 3 को जोड़ेंगे तो इस प्रकार 6 होगा, तो यहाँ पर जो इक्वल का आप साइन लगाएंगे उसे ही तुल्यता सूचक चिन्ह कहा जाता है। और जो विवरण चिन्ह है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, और तुल्यता सूचक आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, लाघव चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से इन सभी को लिखा जाता है। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं XXX रेखांकित चिन्ह कौन सा है? लोप सूचक चिन्ह, स्थान सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह या फिर टीका सूचक चिन्ह। तो जो XXX है ये आपका हो जाएगा लोप सूचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जब किसी लेख, वाक्य या कथन में कुछ अंश पाठक के पूर्व परिचित होने की अपेक्षा से जिसे छोड़ दिया जाता है उसमें हम इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग करते हैं। और जो वैसे ही समाप्ति सूचक है इसका हम प्रयोग कुछ इस प्रकार से करते हैं, जैसे कि लास्ट में हमने किसी चीज़ को लिखा और वो समाप्त हो गई, तो ये हमारा समाप्ति सूचक का साइन होता है। उसी प्रकार से जो टीका सूचक होता है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं कि स्टार बना देते हैं यहाँ पर, या फिर प्लस का चिन्ह, या फिर प्लस को एक दूसरे के ऊपर जो लिखते हैं वो आपका हो जाएगा टीका सूचक चिन्ह। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा लोप सूचक चिन्ह। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है वो आपका इस प्रकार से होता है, अल्प विराम आपका इस प्रकार से होता है, उद्धरण चिन्ह आपका होता है इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर सी। और जो एकल उद्धरण चिन्ह है वो इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, और यह आपका है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। तो इसमें से कहाँ पर कौन सा जो चिन्ह लगा हुआ है वो वाक्य की दृष्टि से शुद्ध है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सभी एक साथ चिल्ला उठे, यहाँ पर अल्प विराम लगा हुआ है और हम भी चलेंगे, इसमें उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है और फिर पूर्ण विराम भी लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसमें हमारा सही हो जाएगा। यह हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का अल्प विराम नहीं लगा हुआ है और इसमें उद्धरण चिन्ह नहीं लगा हुआ है और इसमें एक ही तरफ उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो इसमें आपको बताना है किस विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। इसमें जो विराम चिन्ह है उसका उचित प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें जो महाशय है उसमें आएगा अल्प विराम की जगह विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसीलिए ये ऑप्शन जो विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो प्रिय महाशय है उसमें अल्प विराम की जगह विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग होगा, इसीलिए यही आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें आप देख सकते हैं निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उपदेशक चिन्ह और विवरण चिन्ह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपदेशक चिन्ह। उपदेशक किसी भी प्रकार का विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो निर्देशक, लाघव और विवरण चिन्ह है वो आपके विराम चिन्ह के ही प्रकार है। जो निर्देशक का चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है और लाघव का चिन्ह इस प्रकार से और विवरण का चिन्ह होता है इस प्रकार से। तो जो उपदेशक है यही इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको जो विराम चिन्ह से संबंधित जितने भी डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।